हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 2। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, बिहार का सामान्य या औसत वर्षा कितना है। सिंपल सा सवाल है कि बिहार का औसत वर्षा कितना है या फिर बिहार में औसत वर्षा कितना होता है। 1205 मिलीमीटर या फिर 1050 मिलीमीटर या फिर 905 मिलीलीटर या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1205 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार का सामान्य वर्षा कितना है, 1205 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 120.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बस सिंपली क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं बात करें 2019 का रिकॉर्ड के अनुसार, तो 2019 में बिहार में तकरीबन 1197.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 2019 का ये रिकॉर्ड है। और औसतन अगर ये बात करें तो 120.5 सेंटीमीटर या फिर 1205 मिलीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, गया, किशनगंज, अरवल या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म वाला जिला है गया। ठीक है, और हमने पिछला वीडियो में बताया था कि बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो वो है गया। ठीक है, गर्म वाला भी जिला गया ही होगा और ठंडा वाला जिला भी गया ही होगा। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज होगा। और अरवल के बारे में बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम वर्षा होता है। कहाँ पे, अरवल में न्यूनतम वर्षा। ठीक है, किशनगंज में हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गया तो हो गया आपका बिहार का सर्वाधिक ये गर्म जिला, ठंडा जिला भी पूछे तो गया ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अगला सवाल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर या 94,100 वर्ग किलोमीटर या 84,163 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, ग्रामीण क्षेत्रफल। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल याद रखना है 92,257। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। बाकी आप लेस कर लीजिएगा 94,163 में, तो जो भी निकलेगा वो आपका क्या निकल जाएगा, शहरी क्षेत्रफल। ठीक है, तो घटाने पर शहरी क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख देते हैं 1095.49 वर्ग किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर परसेंटेज पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल नीचे रख लेंगे 94,163 और ऊपर में जो भी चाहिए, अगर शहरी का चाहिए तो यहाँ शहरी का परसेंटेज रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड रख लीजिएगा, इंटू 100 कर लीजिएगा तो उसका परसेंट निकल जाएगा। और शहरी की जगह पर अगर हम ग्रामीण का रख देंगे तो ग्रामीण का परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रफल पूछे तो 92,257 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल पूछे तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज पूछा जाए तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे पहला है, बिहार का चौड़ाई पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम अर्थात यहाँ से लेकर के ये एरिया से लेकर के यहाँ तक बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो क्या ये 463 किलोमीटर है, या फिर वहीं दूसरा कथन है, बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, अर्थात उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है।
और सी कथन में है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.66% है। बताना है कौन सा सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है। बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है, जबकि बिहार का लंबाई देखेंगे उत्तर से दक्षिण जो है वो 345 किलोमीटर है। दोनों कथन सही है। और तीसरा कथन गलत है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.66% नहीं है, 2.86% है। ठीक है, तो ये कथन गलत है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कथन सही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मानचित्र यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये वाला जो है आपका है ना, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे ये वाला एरिया तो 345 किलोमीटर। ठीक है, जबकि पश्चिम से पूरब देखेंगे तो ये 483 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 483 और 345। ठीक है, तो सारे डेटा यहाँ पे सही दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितना फीट है। सिंपल सा पूछ रहा है सवाल आपसे कि बिहार का जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है, 273 फीट, 173 फीट या 73 फीट या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 173 फीट। ध्यान रखिएगा बिहार का जो हाइट है ऊंचाई है औसतन देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब बताना है यहाँ पे कौन सा असत्य है। ठीक है, पहला कथन है कि बिहार का शहरी क्षेत्रफल 1055.4 वर्ग किलोमीटर है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन शायद आया था इस तरह का, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। बी में है बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.5 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा कथन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार के तुलना में देशांतरी विस्तार कम है। सी कथन को पढ़िएगा ध्यान से, बिहार का अक्षांशीय विस्तार के तुलना में देशांतरीय विस्तार कम है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ बताया था हमने कि 255.4 वर्ग किलोमीटर ये शहरी क्षेत्रफल है और ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.5 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही होगा। लेकिन सी कथन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, जरा समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार के तुलना में देशांतरीय विस्तार कम है। तो देखिए ये क्या रहा है यहाँ पे समझते हैं। इस मैप को देखिए, इसका यहाँ पे विस्तार देखेंगे तो ये 27 पे खत्म हो रहा है। शुरुआत कितना से हो रहा है, 24 से, 24 डिग्री से शुरुआत हो रहा है, 27 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 27 से खत्म हो रहा है, 24 से शुरू हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 3 डिग्री का। वहीं पे देखेंगे ये अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला हमारा माफ़ कीजिएगा देशांतरीय विस्तार, ये हमारा है अक्षांशीय विस्तार ये वाला। तो इसमें देखेंगे 3 डिग्री का अंतर है। जबकि यहाँ पे देखेंगे 83 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 88 पे। तो कितना डिग्री देखने को मिल रहा है, 5 डिग्री। यानी कि इसे देखेंगे कि देशांतरीय विस्तार अधिक है, अक्षांशीय विस्तार कम है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है देखिए ज़रा, दिया था ऑप्शन में कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार के तुलना में देशांतरीय विस्तार कम है। तो देखिए देशांतरीय विस्तार जो है तो नीचे वाला था और ये अक्षांशीय विस्तार है, तो ये कम नहीं है, ये 5 है तो अधिक है ना। तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे कि ज़्यादा है, ये वाला जो है ये चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, तो किसकी तुलना में, अक्षांशीय विस्तार की तुलना में। ठीक है, तो ये कथन थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अदरवाइज आप कर लेते। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड का क्या है, ध्यान रखना है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से शुरू होता है और 27 पे ख़त्म होता है, 3 का डिफरेंस है। वहीं देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो ये 83 डिग्री से ख़त्म होता है, माफ़ कीजिएगा शुरू होता है और 88 पे ख़त्म होता है। यानी कि 5 का डिफरेंस याद रखिएगा, 3 ऐसे याद रखिएगा, 3 का डिफरेंस और ऐसे 5 का, 83 5 88 और 24 3 27। ठीक है, तो ऐसे आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है आपसे कि कौन सा सत्य है, तो सी असत्य है, बाकी ए और बी तो सत्य है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल रहेगा यहाँ पे, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखेंगे गोदावरी बेसिन का तो जलग्रहण कई राज्यों से होकर के निकलती हैं, तो उसका जो बेसिन है कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो जलग्रहण का जो क्षेत्र है वो किस में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या फिर उपर्युक्त में से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूछा है तो उपर्युक्त में से अधिक तो होगा नहीं, हाँ ई ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्योंकि गोदावरी जानते हैं कि महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से? नासिक से निकलती है, एक नासिक जिला है वहीं से निकलती है। जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर जगह का नाम है, वहीं से निकलती है ये आपका गोदावरी नदी। ठीक है, कि महाराष्ट्र से निकलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जा करके अरब सागर में, अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे है कुछ है ना, यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। निकलती कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, जो कि नासिक जिला में है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, इस नदी का एक खासियत है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई, कुल कितना लंबाई के बारे में बात करें, इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसे दक्षिण गंगा का, दक्षिण गंगा कहते हैं, यानी गोदावरी को इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं, या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, महेंद्रगिरी एक ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट का, शिवालिक श्रेणी का, या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी एक पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। महेंद्रगिरी एक किसकी चोटी है? ये पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट की एक ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि महेंद्रगिरी की अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए तो लगभग 1501 किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 किलोमीटर, तो क्या ही बता रहे हैं हम। ठीक है, 1501 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। ठीक, और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा है। सतपुड़ा, विंध्य, या पश्चिम घाट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इससे बताना है ये किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? क्या सतपुड़ा के बारे में बात हो रहा है, क्या विंध्य के बारे में बात हो रहा है, क्या पश्चिम घाट के बारे में बात हो रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके उत्तर में जो जिस श्रेणी से घिरा हुआ है वो है आपका सतपुड़ा। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा कि दक्कन का पठार का जो औसत ऊंचाई है वो है 600 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 600। बार बार हम किलोमीटर मेरे मुंह में आ रहा है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। 600 मीटर। ठीक है, इसका दक्कन का पठार का औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। और इसके उत्तर में देखेंगे तो सतपुड़ा जो श्रेणी है वो गिरा हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं LAC को? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत और के बीच प्रभावी सीमा है। ये किसके बीच में है? भारत और किस देश के बीच में? क्या अफगानिस्तान के बीच में, चीन के बीच में, या फिर म्यांमार के बीच में, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में एक प्रभावी सीमा है LAC। ठीक है, वही अगर रहता LOC, अगर LOC रहता, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन LAC भारत और चीन के बीच में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? बताना है निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, प्रथम स्थान पर तो एशिया है। ठीक है, और एशिया हम लोग जानते हैं कि लगभग यहाँ पे सर्वाधिक जो आबादी है वो यहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है, और वहीं ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% लोग निवास करते हैं। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो उसका नाम याद रखना है मोनाको। लेकिन यहाँ पूछा है सवाल आपसे कि जनसंख्या घनत्व वाला द्वितीय सर्वाधिक किस में देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C, यूरोप। ठीक है, यूरोप में देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये आपका द्वितीय जो है वो महादेश है। ठीक है, कौन सा? यूरोप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी का एक सहायक नदी है? बताना है जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? ब्यास, सिंधु, यमुना या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जास्कर नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से एक जगह का नाम है बोखरचू, है ना, वहीं से निकलती है ये। ठीक है, और बात करें यहाँ पे इसकी कुल लंबाई कितना है? इसकी भारत में कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर, और वहीं बात इसकी कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? अगर भारत का मैप आप देखे होंगे, अगर अच्छे से आपके माइंड में है तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। बताना क्या है कि किस राज्य की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? झारखंड, मेघालय, असम, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा किसी नहीं लगती है, तो मेघालय की सीमा यहाँ पे नहीं लगती है। ठीक है, बाकी असम का और झारखंड का तो लगता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। अगला सवाल है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? यानी कहाँ देखने को मिलती हैं डाफला की पहाड़ियाँ? उड़ीसा में, झारखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डाफला की पहाड़ियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? बताना है कि किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज नायक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है। ठीक है, और ये धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है ना, वहीं पे स्थित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कौन सा पर्वत श्रेणी, तो ध्यान रखिएगा धौलाधर श्रेणी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? बताना है कि किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का जो अनुपात है वो बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलता है? चिकनी मृदा, रेतीली मृदा, काली मृदा। तो याद रखिएगा, चिकनी मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये देखेंगे हल्का सा ब्राउन कलर का होता है, ये जो मिट्टी होता है ना ये ब्राउन कलर का होता है, और इसमें एल्युमिनियम और सिलिकेट का जो होता है ना, इसमें इस चीज़ का मिश्रण देखने को मिलता है। किसका? एल्युमिनियम और सिलिकेट का। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें। 2, 4, 1 या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो पता होगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। कितना? 2.4% है। तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे, पूर्णांकित करना है पूर्ण संख्या में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2। ठीक है, 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताना है कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं थोड़ा सा बात करें कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो फिर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का नाम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है? आसान सा सवाल है। चौथा, सातवां, दूसरा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
तो वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें अगर सबसे बड़ा जो देश है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो सबसे पहले नंबर पर आएगा रूस, है ना। दूसरे नंबर पर कौन सा है ज़रा बताइए हमें। दूसरा है कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है आपका अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर है आपका चीन। पाँचवें नंबर पर कौन है? तो ये है आपका ब्राज़ील। ठीक है, वहीं छठे नंबर पर कौन है? छठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। जबकि सातवें नंबर पर है आपका भारत। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको यहाँ पे। और उसके नीचे एक और भी देश का नाम याद रख लीजिए। 8वां नंबर पर शायद है अर्जेंटीना। ठीक है, क्या है? अर्जेंटीना है। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से अर्जेंटीना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7वां इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी विकल्प में दिया हुआ है उसके हिसाब से नर्मदा नदी जो है वो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा देखेंगे क्योंकि पूरब की ओर ये नहीं बहती है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, बाकी कृष्णा और गोदावरी तो आपको पता ही होगा कि ये पश्चिम घाट की तरफ से निकलती हैं और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि नर्मदा नदी देखेंगे कि ये अमरकंटक से निकलती हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहाँ से निकलते हुए ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, बस उसके बदले मुझे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ज़्यादा से कुछ नहीं मांगते। ठीक है, चलिए तो बाकी मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।